हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास या तो सेमेस्टर 5 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जहां पे हमें समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कंपनी अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करती है। ठीक है, इसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जिसने अब तक वो वाली वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं पे लगा दूंगा, आराम से जाके वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना शुरू करना। तो देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, लेसन 1 चल रहा है अब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, जहां हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी कि वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो पहले तो हमें समझना होगा कि भैया वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब हम डील करते हैं करंट एसेट से, यानी कि करंट एसेट को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, ये हमें सीखना होता है किसमें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अब बात है करंट एसेट क्या होते हैं। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो हम 1 साल से कम के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ, जैसे कि क्या आ गया, रॉ मटेरियल्स। अब ऐसे मान लो मेरी पार्ले जी के बिस्कुट बनाने की कंपनी है, तो जो मैं आटा यूज करूंगा, जिस मशीन से मैं बिस्कुट बनाऊंगा, ठीक है, वो सारे हमारे किस में आएंगे, रॉ मटेरियल्स में। आई बात समझ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट। अब करंट एसेट किस चीज के लिए काम आते हैं। पहला शॉर्ट टर्म फंड के लिए, या फिर मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। कि एक सिंपल सी बात है, मान लो मशीन लगवा दी मैंने, बिल्डिंग ले रखी है, अब आटा ही नहीं मिल रहा मुझे कहीं से, मोदी जी आए मना करके चले गए इसको, इस कंपनी को आटा नहीं देना। अब क्या करूंगा मैं उस मशीन का ठीक है, क्या करूंगा मैं उस मशीन का, ठीक है, जिससे मुझे बिस्कुट बनाना है, आटा तो मुझे मिल नहीं रहा। आई बात समझ में, तो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा मेरी कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं कोई चीज़ बना ही नहीं पा रहा। आई बात समझो। दूसरा, हाईली लिक्विड होता है ये, क्योंकि बिस्कुट बनाऊंगा 5 रुपए का एक, बाजार में जाकर बेच दूंगा 4 लोंडों को आराम से, बस देखो आ गया ना शॉर्ट टर्म पैसा। इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंड का जुगाड़ भी हो जाता है किससे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। तीसरा हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री मेंटेन्ड। अब इन्वेंट्री मेंटेन्ड क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी इन्वेंट्री यानी कि जो भी रॉ मटेरियल से मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड की कोई भी दिक्कत ना आए। मैं बिस्कुट बनाता रहूंगा, बिस्कुट बेचता रहूंगा, बिस्कुट बनाता रहूंगा, बेचता रहूंगा और फंड आता रहेगा। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंड का जुगाड़। आई बात समझ में। तो सीधी सी बात यह है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, या फिर ऐसे एसेट्स का जुगाड़ करना जो 1 साल से कम के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मशीनरी तो फिक्स एसेट था जिसको हमने पढ़ा था कल, याद है लास्ट वीडियो में, कैपिटल बजटिंग के टॉपिक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस मैनेजर को कुछ खास डिसीजंस लेने होते हैं, है ना। अब वो डिसीजन कौन से होते हैं वो हम समझते हैं। उसमें से पहला क्या है हमारे पास, फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन कौन से होते हैं, तो जरा देखते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनेंस डिसीजन में क्या क्या करना होता है उन्हें। तो पहला उन्हें काम करना होता है पैसों का जुगाड़। अब भाई बिजनेस फ्री में तो चलेगा नहीं, ठीक है, पैसे की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो वो पैसा कहां से लाया जाए उसका जुगाड़ कौन करते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स। आई बात समझ में, किसी भी कंपनी के। अब पैसा लेके आने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, जो पैसा लोग कंपनी में लगाते हैं। जैसे मान लो आपके पास अंधा पैसा आ रहा है, आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वो पैसा कहाँ जाता है, रिलायंस कंपनी के पास, तो क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, या फिर अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं जा रहा हूँ टाटा पावर के शेयर खरीदने, फिलहाल 200 रुपये में मिल जाते हैं, ठीक है, वो शेयर खरीद लिया मैंने, तो पैसे किसके पास चले गए, टाटा कंपनी के पास। आई बात समझ में। तो हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। इसके बाद एक फंड होता है हमारे पास क्या, बोरोड फंड। ठीक है, बोरोड फंड क्या होता है, जो हम उधार लेते हैं। उधार किससे, किसी भी से उधार ले लेंगे, नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, जैसे कि बैंक वगैरह हो गए, ठीक है, लैंडर्स हो गए, या फिर और भी कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे। ठीक है, आरबीआई से लोन ले लिया आपने, ठीक है, बिजनेस लोन, तो वो हमारे क्या होते हैं, बोरोड फंड के, अपने पैसा उधार लिया है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो पहला क्या होता है, हाउ टू एक्वायर फंड्स टू मीट फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड्स, कि पहली बात तो फर्म में पैसा कहाँ से लेके आए ताकि हमारे पास क्या आ जाए, इन्वेस्टमेंट, हम अपनी नीड्स को पूरी कर सके। दूसरा क्या होता है, 2 मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड कहाँ से लेके आए और बोरोड फंड क्या होता है वो भी समझा दिया मैंने। अब तीसरा, डिटरमाइन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कितना पैसा हमारे पास होगा और डेट कितना होगा। जैसे कि कंपनी में माना जाता है कि जितना आपके पास कैश फ्लो हो रहा है ना, इनफ्लो, उससे आपका डेट कम होना चाहिए, कि बाई चांस अगर कर्जदार आपके सर के ऊपर चढ़े तो आप पैसा मुंह फेंक के मारो, हट चल पकड़ अपने पैसे बाहर हो,
ठीक है, भड़क मत दे आंसर में मेरे, कंपनी चलाना दे, काम करने दे, आई बात समझ में। तो जितना कैश इनफ्लो हो उससे कम कम आपका डेट होना चाहिए। तो इसलिए इक्विटी और डेट को मैनेज कैसे करना ये भी बहुत जरूरी होता है, आई बात समझ में। अगला हमारे पास क्या आता है, मिक्स ऑफ डेट इक्विटी इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि डेट और इक्विटी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, आई बात समझ में। तो और भाई ये जो है ना, आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ समझने के लिए। जब भी आपको पढ़ना होगा उसके नोट्स में डाल दूंगा चैप्टर खत्म होते ही अपनी वेबसाइट पे, तो भाई उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से जाके वहाँ पे नोट्स पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। चलते हैं फिर अगले पार्ट में, इस पार्ट के। अब फिफ्थ कहाँ पे यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, फिफ्थ क्या है हमारे पास, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मैक्सिमाइज। जब हमारे पास क्या हो, मार्केट वैल्यू का शेयर जो हो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूज होगा अगर आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, और जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी और लोग उसे महंगे में खरीदेंगे तो कंपनी के पास और पैसा जाएगा ताकि कंपनी अपनी वेल्थ को और अपनी ग्रोथ के रेशो को बढ़ा सके। आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, यूज ऑफ डेट। अब डेट जो है वो भी अफेक्ट करता है किसको, रिटर्न और रिस्क ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, अगर मान लो किसी कंपनी के पास ज्यादा रिस्क है, मतलब ज्यादा डेट है, तो वो हाईली रिस्की होती है और लोग डरते हैं उसे इन्वेस्ट करने से पहले कि ऐसा ना हो कि कंपनी कभी डूब जाए और अपना डेट भी पे ना कर पाए तो हम पैसा कैसे लेंगे। आई बात समझ में। तो इसलिए डेट और इक्विटी को मैनेज करना फाइनेंस मैनेजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो आराम से उसके रिटर्न कभी भी अफेक्ट ना हो। आई बात समझ में। तो रिस्क और रिटर्न, ठीक है, ये दोनों देखना किसका काम है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर का, कि रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। आई बात समझ में। और डेट का ध्यान रखना भाई, डेट हमारे रिस्क को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार जो है ना, कई बार कंपनीज जो है पैसों के लिए, जब उन्हें पैसे कहीं से नहीं मिलते तो अपने शेयर्स को प्लेज कर देती है, यानी कि उधार पर देती है उसको, बैंक्स को, और उसके बदले क्या ले लेती है, लोन ले लेती है, जिससे उनको क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि लोग डरते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनके शेयर क्या होता है, ऑलरेडी प्लेज्ड होते हैं। आई बात समझ में कि अगर बाई चांस कभी कंपनी डूबी तो पहले बैंक का लोन पे होगा, बाद में हमारे पास पैसे आएंगे, तो इसलिए लोग डरते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले। तो बाकी हम बात करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट की चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये था कुछ खास बातें जो फाइनेंसिंग डिसीजन को लेके फाइनेंस मैनेजर को ध्यान रखना होता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि देखो कंपनी काम करती है किस चीज के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। शेयर होल्डर पैसा कैसे लगाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो उसका कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। या तो वो पूरा हिस्सा बांट दे, ठीक है, या तो वो पूरा हिस्सा डिवाइड कर दे, ठीक है, तो कंपनी का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर के पास चला गया, या फिर ठीक है एज अ पार्ट, मतलब कुछ पार्ट डिवाइड कर दे और कुछ पार्ट को रख ले रिटेन करके। क्या कर ले, रिटेन करके। अब बात है रिटेन करने का मतलब होता है, रिटेन करने का मतलब होता है अपने प्रॉफिट का एक रिजर्व बना ले। अब बात है ऐसा क्यों करती है कंपनी, ऐसा इसलिए करती है कि अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आई है इन्वेस्ट करने की पैसे को, तो उसे पैसा मार्केट से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी प्रॉफिट के हिस्से को यूज कर लेगी इन्वेस्ट करने में, फर्दर इन्वेस्ट करने में। क्योंकि देखो रिटेन्ड जो भी प्रॉफिट होता है ना, उससे क्या फायदा होता है कि कंपनी को एक तो पहली बात बाहर से कुछ नहीं लेना, तो रिस्क खत्म हो गया, दूसरा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता, तो जीरो इंटरेस्ट पे आप आराम से वो पैसा लगा सकते हो। तो द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट, कि उसे या तो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और रिटेन देम, या तो सारा रिटेन कर ले, और डिस्ट्रीब्यूट अ प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन बांट दे और बाकी प्रपोर्शन रिटेन करके अपने पास रख ले। आई बात समझ में। डिविडेंड को हम बोलते हैं पे आउट रेशियो और रिटेन को हम बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, ध्यान रखना इस बात का। अब नोट क्या है यहाँ पे, वही बात है, व्हेन अ फर्म हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर एक फर्म के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब मान लो किसी बिजनेस को एक्वायर करना है, कि वो उसका कंपटीशन बन रही है या फिर वो बिजनेस काफी सस्ते में मिल रही है और आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है, तो वो दो काम कर सकते हैं, या तो वो लैंडर से किसी से उधार ले, उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये होता है अगर उसके पास रिटेन्ड अर्निंग है, यानी कि जो प्रॉफिट का हिस्सा उसने बचा रखा है उसको बचा के वो उस बिजनेस को एक्वायर कर सकती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसे मिल जाएगी, वो प्रॉफिट का हिस्सा था, ना उसके बदले उसे इंटरेस्ट पे करना, ना ही उसके ऊपर क्या होगा, उसका रिस्क होगा।
आई बात समझ में? तो अपॉर्चुनिटी, इट्स बेटर टू रिटेन द प्रॉफिट, इसलिए बेटर होता है कि आप प्रॉफिट को रिटेन कर लें एज दे आर कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये कॉस्ट फ्री सोर्स होता है, क्योंकि ये बिजनेस का खुद का पैसा है, तो बिजनेस को कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है और रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है मार्केट से पैसा लेके। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फाइनेंशियल डिसीजन भी क्लियर हो गया होगा, डिविडेंड डिसीजन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला, सर्वाइवल मुकम्मल हो सके, यानी कि क्या? सर्वाइवल पॉसिबल हो किसी भी बिजनेस का, क्योंकि अगर बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगी तो प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले क्या करना था? सर्वाइवल को मैनेज करना। दूसरा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देना, कि जितना हो सके ना मैक्सिमम प्रॉफिट मिले हमें उतने पैसों में। फिर साइज को बढ़ाना, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ भी बहुत जरूरी है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारे काम करती है। उसकी वैल्यू बढ़ाना, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो सोशल वेलफेयर भी बढ़ाना, ताकि लोगों का उस कंपनी पे विश्वास बन सके। जैसे टाटा है, टाटा कंपनी का या फिर जो भी टाटा ऑर्गेनाइजेशन है उसका काफ़ी नाम है, किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर करती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा चैरिटी वगैरह में दान कर देती हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए टाटा का बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए लोगों का भरोसा है उस कंपनी के ऊपर। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? मैक्सिमाइज ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो शेयर होल्डर वेल्थ है उसको भी मैक्सिमाइज करे, क्योंकि देखो एक आम आदमी पर कंपनी अपना पैसा क्यों लगाता है? कि उसका पैसा ग्रो कर सके, वो भी काफी स्पीड में, और ग्रो कब करेगा? जब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे होंगे, कंपनी के अकाउंट्स अच्छे होंगे, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, तभी तो कंपनी ग्रो करेगी। इसका मतलब क्या है? कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है। आई बात समझ में? उम्मीद है इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट अब खत्म हो चुका है, अब शुरू होगा प्रैक्टिकल पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे अगली कुछ वीडियो से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मोटरम बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और भाई इसके नोट्स मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है मोटरम बोर्ड के सामने से।